गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू वाओ आईएएस। चलिए आज का न्यूज़पेपर देखेंगे। सबसे पहले जो प्रेजेंट हेडलाइंस है वो देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहली न्यूज़ है NSCN IM टू रिज्यूम पीस टॉक्स विद सेंटर। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि अभी तक कोई फाइनल एग्रीमेंट नहीं हुआ है। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है कि नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड और आईसेक मूवा सेक्शन ऑफ NSCN, देखिए दो हैं इसमें, एक आईसेक मूवा है, एक केवाई करके है, NSCN केवाई और एक NSCN IM। ठीक है, हैज अग्रीड टू रिज्यूम पीस टॉक्स विद द सेंटर बेस्ड ऑन द फ्रेमवर्क अग्रीमेंट साइन इन अगस्त 2015। इसलिए मैंने कहा कि इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि ये 2015 से जो है हम कोशिश कर रहे हैं एग्रीमेंट लाने का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं। नेट डायरेक्ट टैक्स किटी क्रॉसेस 7 लाख करोड़, फाइनेंस मिनिस्टर सेज 23.3% राइज इन इज अ क्लियर सिग्नल ऑफ इकोनॉमिक रिवाइवल। देखिए यहाँ पर जो फैक्ट्स काम के देखिए, नेट डायरेक्ट टैक्स जो है ये 23% से बढ़ा है, ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स जो है 30% से बढ़ा है, एंड क्यूमुलेटिव एडवांस टैक्स जो है 17% से बढ़ा है। अब एक बार थोड़ा सा टर्मिनोलॉजीज को देख लेते हैं। देखिए, आपका ग्रॉस टैक्स होता है, ग्रॉस टैक्स के बाद रिफंड्स होते हैं। मतलब जैसे अगर आपने रिटर्न फाइल किया है, आपका टैक्स ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका है, लेकिन आपका जो है टैक्स ज्यादा डिडक्ट हो गया तो आपको रिफंड आएगा। तो ग्रॉस टैक्स माइनस रिफंड्स इज नेट टैक्स। ठीक है, अब ग्रॉस टैक्स में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, एडवांस टैक्स, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, रेगुलर असेसमेंट टैक्स, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, टैक्स अनर माइनर हेड्स। ठीक है, अब देखिए जो वहां पर टर्म्स यूज हो रहे हैं वो एक बार पढ़ लेते हैं। एक है कॉर्पोरेट टैक्स, imposed on the net income or profit that enterprises makes from their business। ठीक है, इसके बाद सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है, चार्ज ऑन परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज दैट आर लिस्टेड ऑन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। इसके बाद एडवांस टैक्स कलेक्शन पेड बाय दोज who have tax liability of 10,000 or more in a financial year, it is paid by both salaried and businesses। ठीक है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स और टैक्स कलेक्शन, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स जो है आज की न्यूज में कवर नहीं, तो हम नहीं करेंगे कवर। देखिए यहाँ पर उन्होंने ये बोला जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो जो है 50% से थोड़ा ज्यादा ही है, ये जो 7 लाख करोड़ से उसमें। बाकी के पार्ट में जो है पर्सनल इनकम टैक्स और सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स जो है वो 3.3 लाख करोड़ से। ठीक है, अब यहाँ पर मैडम फाइनेंस मिनिस्टर ये कहना चाह रही है कि इट शोज कि जो हमारा वो है इनकम बढ़ रही है, मतलब इकोनॉमिक रिवाइवल जो हो रहा है पोस्ट पेंडेमिक सही हो रहा है। ठीक है, दूसरा, अब ये हमेशा अपनी पॉलिसीज की बढ़ाई करते हैं, ये शो करता है कि स्टेबल पॉलिसीज आ रही हैं विच आर फोकसिंग ऑन सिंप्लीफाइंग एंड स्ट्रीमलाइनिंग द प्रोसेस। ठीक है, एंड इट इज हेल्पिंग इन रिडक्शन ऑफ टैक्स लीकेजेस थ्रू टेक्नोलॉजी। ठीक है, एक और चीज इन्होंने ये बताई है कि जो आईटी प्रोसेस है, आईटी रिटर्न्स का, वो प्रोसेसिंग फास्ट हुई है टेक्नोलॉजी की वजह से, जिसकी वजह से जो रिफंड्स जो सैंक्शन हो रहे थे वो ज्यादा तेजी से हो रहे हैं। यहाँ पर कुछ परसेंटेज लिखे हुए हैं, वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। लंपी स्किन डिजीज वायरस डिफरेंट फ्रॉम 2019 वर्जन, फाइंडिंग रेजेस क्वेश्चंस अबाउट एफिकेसी ऑफ द न्यू वैक्सीन। तो अब देखिए लंपी स्किन डिजीज जो है काफी दिनों से चल रही है, ऑल मोर देन 50,000 कैटल्स जो हैं, बेसिकली काउ जो है वो मर चुके हैं इसकी वजह से। ठीक है, अब यहाँ ये न्यूज ये कह रही है जो 2019 में आउटबर्स्ट हुआ था इस वायरस का, रांची से जो हुआ था वो, और जो अभी आउटबर्स्ट है वायरस का, ठीक है, स्पेशली इन राजस्थान, ये दोनों डिफरेंट है। लेकिन जो मेडिसिन बनाई गई है वो 2019 के वेरिएंट को लेकर के बनाई गई है। तो सवाल ये उठता है कि कितना इफेक्टिव होगा वो वैक्सीन। ठीक है, और इवन ड्यूरिंग द रिसर्च इट वाज फाउंड दैट एक ही एनिमल के अंदर दो अलग अलग तरीके के वायरस हैं। दैट शोज कि जो वायरस है वो इवॉल्विंग नेचर का है। ठीक है, अब यहाँ पर जो मेडिसिन है उसका नाम है प्रोवैक इंडिया। ठीक है, प्रोवैक इंडिया यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। प्रोवैक इंडिया किसने बनाया है? इंडियन वेटेनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, नेशनल रिसर्च सेंटर, इन्होंने मिलकर के बनाया है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अब इस डिजीज के बारे में समझ लेते हैं। एक वायरल डिजीज है, कंटेजियस वायरल डिजीज, मतलब बहुत तेजी से फैलती है, स्प्रेड्स अमंग कैटल्स थ्रू मॉस्किटोज, फ्लाइज, लाइस एंड वास्प by direct contact and also through contaminated food and water। बेसिकली ब्लड टू ब्लड अगर ट्रांजेक्शन होता है तो फैलती है। ठीक है, फूड एंड वाटर से फैलती है, मॉस्किटोज, फ्लाइज, लाइस एंड वैप्स के थ्रू फैलती है। ठीक है, अब करती क्या क्या? फीवर,
एंड नोड्यूल्स ऑन द स्किन एंड कैन बी फैटल। ठीक है, सिम्टम्स इसको स्किन नोड्यूल्स, ऊपर भी बताया इन्होंने नोड्यूल्स के बारे में। ठीक है, उसके बाद हाई फीवर, रिड्यूस मिल्क प्रोडक्शन एंड लॉस ऑफ एपेटाइट एंड वाटरी आइज। अब ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए? ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पर लिखा है, इंडिया इज वर्ल्ड लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर। अगर आपकी गायों में जिस तेजी से फैल रहा है तो इट मे रिजल्ट इन रिडक्शन इन मिल्क प्रोडक्शन एंड इंडिया इज द लार्जेस्ट मिल्क प्रोडक्शन, तो दैट मे बी इम्पैक्टेड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक एलजी ओपन सिनेमा इन पुलवामा एंड सोफियान डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ये वो रीजन है जहां पर मिलिटेंसी की वजह से सारी चीजें बंद हो गई थी, धीरे धीरे करके इनको दोबारा से ओपन किया जा रहा है जनरल पब्लिक के लिए। तो यहाँ पर मूवी स्क्रीनिंग, इंफोटेनमेंट, स्किलिंग ऑफ यूथ के लिए एक थिएटर खोला जा रहा है। ठीक है, मल्टीपर्पज सिनेमा हॉल है, इन एवरी डिस्ट्रिक्ट खोला जाएगा अंडर यूथ मिशन। मिशन यूथ हम कवर कर चुके हैं, इसको आप जो हमारे प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं। दूसरी चीज, इन्होंने जो है वहां के जो एलजी है, उन्होंने 120 फीट टॉल एक नेशनल फ्लैग जो है वो भी पुलवामा में होस्ट किया। इन्होंने कुछ बातें कही ट्राई कलर को लेकर के, वो देख लेते हैं। ट्राइकलर is the symbol of one nation, one emotion and one identity. It is the honor and pride of our great nation, the reflection of dream of our forefathers and aspiration of youth. ठीक है, अब देखिए ये जो नए इनिशिएटिव उनके बारे में कुछ और कहा है कि स्किल प्रोवाइड करेंगे जनरल पब्लिक को, और बाकी चीजें उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए इसके बाद सीधे हम चलते हैं हमारे एडिटोरियल्स की तरफ। आज चारों एडिटोरियल्स में कुछ ना कुछ काम का है। एरा ऑफ वॉर इज ओवर। बेसिकली ये क्या है कि जो एससीओ मीटिंग हुई थी उसमें इंडिया ने ये बात कही थी कि एरा ऑफ वॉर इज ओवर टुवर्ड्स बेसिकली टारगेटिंग मिस्टर पुतिन। ठीक है, इन अ हेल्दी मैनर दे सेड दैट। अब एससीओ के मेंबर्स कौन कौन है वो हम देख चुके हैं। टोटल 8 मेंबर्स थे। कौन कौन 8 मेंबर्स थे? 4 सेंट्रल एशियन कंट्रीज, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, उसके अलावा चाइना, रशिया, इंडिया, पाकिस्तान। प्रेजेंट नया मेंबर कौन आया है? ईरान आया है। ठीक है, एग्रीमेंट किस किस चीज से हो? एक तो रीजनल एंगेजमेंट करना है हमको, जिसमें मोदी जी ने कहा था कि भाई जो है पाकिस्तान एक्सेस नहीं देता हमको। ठीक है, इसके बाद जो है डायलॉग्स जो है, डायलॉग पार्टनर्स बढ़ाने हैं इन साउथ एंड वेस्ट एशिया से लोग को लाना है। ठीक है, इसके बाद ट्रेड, टूरिज्म और काउंटर टेररिज्म के ऊपर जो है एग्रीमेंट की बात कही है। कल का अगर हमें याद हो तो यूएनएससी के जो 1267 लिस्ट है उसमें चाइना ने जो है लश्कर ए तोयबा के जनरल को ऐड करने से मना कर दिया है। अब यहाँ ये बोलता है कि नहीं, हमें टैकल करना है टेररिज्म। ठीक है, अब इंडिया के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पर देखिए। नेक्स्ट ईयर इंडिया विल चेयर एससीओ एंड G20 ऑल्सो, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज देखिए, यहाँ पर कनेक्टिविटी की बात आती है। कनेक्टिविटी में क्यों इंपॉर्टेंट है? यूरेशियन रीजन की कनेक्टिविटी चाहता है इंडिया फॉर इट्स ट्रेड प्रॉस्पेरिटी। अब यहाँ पर इश्यूज क्या क्या है? इंडिया किसके थ्रू चाह रहा है? चाबहार पोर्ट के थ्रू चाह रहा है। चाबहार पोर्ट कहाँ पर है? ईरान में। ठीक है, अब ईरान के अगेंस्ट जो है एक तो सैंक्शन है यूएस का, उससे टैकल करे इंडिया। दूसरी चीज, चाइना जो है वो पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट जो है उसको डेवलप कर रहा है। तो चाइना ये चाहेगा कि रीजनल कनेक्टिविटी जो यूरेशियन रीजन से है वो ग्वादर पोर्ट से मूव करे। इंडिया ये चाहता है कि चाबहार से मूव करे। ठीक है, तो ये एक इशू होगा। अब एक और चीज क्या है कि इंडिया चाहता है कि एक टेररिज्म लिस्ट जो है एससीओ की खुद की भी हो, लेकिन हो सकता है ये जो मेजर्स हैं थॉट कर दिए जाए चाइना के द्वारा। ठीक है, अब एक और इशू है कि जो एससीओ है, एससीओ में चाइना और रशिया एक तरफ है, इंडिया बाकी जो काफी सारे ऑर्गेनाइजेशंस का पार्ट है जहां विच आर यूएस और यूरोपियन कंट्रीज लेड। तो इंडिया हैज टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन दीज ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, ये हो गया इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज क्राइसिस इन काउकेसस। ठीक है, अब काउकेसस क्या है ये देख लेते हैं। पहले एक बार मैप स्टडी देख लेते हैं, फिर आगे देखेंगे इसको। ठीक है, देखिए माउंटेन रेंजेस है, ग्रेटर काउकेसस, लेसर काउकेसस। ये बेसिकली कैस्पियन सी और आपका ब्लैक सी के बीच का रीजन है। देखिए कैस्पियन सी हो गया, ये ब्लैक सी हो गया। ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बॉर्डरिंग नेशंस देख लीजिएगा। ऊपर वाला हो गया नॉर्थ काउकेसस और नीचे वाला ये हो गया साउथ काउकेसस। कौन कौन इसमें देखिए, रशिया का थोड़ा सा पार्ट है, फिर अब्खाजिया है, जॉर्जिया है, अजरबैजान, आर्मेनिया, ये सारी कंट्रीज हैं यहाँ पर। ठीक है, इश्यू कहां पर चल रहा है? देखिए नागोर्नो और कारबाक रीजन यहां पर है, इसको लेकर के इश्यू चल रहा है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। Caucasus is a region at the border of Europe and Asia situated between Black Sea and Caspian Sea. It is home to Caucasus Mountains which contain Europe's highest mountain, Mount Elbrus.
Politically, the Caucasus region is separated between northern and southern parts. While the northern part is under jurisdiction of Russian Federation, southern part consists of independent sovereign states. These include Georgia, Armenia, Azerbaijan, Turkey and Iran. ठीक है, चलिए अब ये हमने देख लिया। ये देख लीजिए, अजरबैजान ये रहा, आर्मेनिया ये रहा, ठीक है। ये रीजन जो है नागोर्नो कारबाख जो है उसको लेकर के लड़ाई चल रही है। ये वाला जो ग्रे वाला पार्ट है वो आपका आर्मेनिया के कब्जे में, अजरबैजान के पास रेड वाला पार्ट है। अब दोनों लड़ते रहते हैं कि इसको हम कब्जा लें, ठीक है। ये कैस्पियन सी इधर हो गई, इस तरफ ब्लैक सी हमने देख लिया। चलिए अब क्या इशू क्या चल रहा है कि रीजन हमने पढ़ लिया कि नागोर्नो और कारबाख रीजन को लेकर के लड़ाई है। अब देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है कि 95% जो यहाँ पर लोग रहते हैं वो आर्मेनियन है, ठीक है। अजरबैजान लेकिन जो है उसने मेजॉरिटी एरिया कब्जा कर रखा है और मेजॉरिटी कंट्रीज उसको अजरबैजान का पार्ट मानती हैं। अजरबैजान जो है मुस्लिम डोमिनेटेड है और आर्मेनिया जो है क्रिश्चियन डोमिनेटेड है, ठीक है। अब रिसेंटली क्या हुआ है कि आर्मेनिया जो है, आर्मेनियन साइड पे वॉर हुई है। अब देखिए आर्मेनियन साइड पे वॉर क्यों हुई है? आर्मेनिया जो है, आर्मेनिया को सपोर्ट है रशिया का। रशिया लेड एक जो है कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। ये नाटो जैसी है, जिसका मतलब ये है कि अगर आपने आर्मेनिया से लड़ाई की तो इसका मतलब आपने कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन से लड़ाई कर ली है, तो सबको इसके हेल्प करने आ जाएंगे। तो अभी देखिए रशिया जो है, रशिया ऑलरेडी वॉर में लगा हुआ है, तो प्रोवोक करने की कोशिश की जा रही है कि यहां पर भी लड़ लो तुम। अजरबैजान में हैव प्रोवोक्ड, क्योंकि जो पूरी लड़ाई है वो आर्मेनियन रीजन में हुई जहां पर आर्मेनिया का कंट्रोल है, ठीक है। और जब रशिया के पास आर्मेनिया गया तो रशिया ने जो है बस डी एस्केलेशन की बात की कि इशू को डी एस्केलेट करो, ठीक है। अब देखिए इशू चालू कहां से हुआ? ये सोवियत एरा से पुराना है, लेकिन जब सोवियत एरा था तब अजरबैजान सोवियत के अंदर आता था। ये पूरा रीजन जो है आपका नागोर्नो कारबाख रीजन जो है अजरबैजान के अंदर आता था। लेकिन जैसे ही डिसइंटीग्रेशन हुआ सोवियत यूनियन का, दोबारा से आर्मेनिया और अजरबैजान में इस एरिया को लेकर के लड़ाइयां चालू हो गई, ठीक है। अब प्रेजेंट सिचुएशन क्या है? देखिए प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि अजरबैजान जो है इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली स्ट्रांग हो चुका है, ठीक है। और टर्की जो है एक तरफ उसकी हेल्प कर रहा है मिलिट्री के थ्रू, डिप्लोमेटिक असिस्टेंस के थ्रू। लेकिन वहीं अगर आप देखेंगे तो रशिया जो है, रशिया बच रहा है कहीं ना कहीं। रशिया जो आर्मेनिया की हेल्प नहीं कर रहा है। क्यों? एट प्रेजेंट अगर आप देखेंगे तो जो है लिमिटेड एबिलिटी है रशिया के पास, क्योंकि यूक्रेन में वॉर कर रहा है वो। लेकिन एक और चीज है, रशिया के साथ एक नुकसान हो सकता है कि अगर बार बार इसी तरीके से आर्मेनिया की हेल्प करने से मना करता रहेगा रशिया, तो उसका जो इन्फ्लुएंस है इस पूरे एरिया में वो कम हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या है कि अजरबैजान जो है वो यूरोपियन यूनियन जो है उसको बैक कर रहा है और टर्की का सपोर्ट है। इस वजह से वो थोड़ा और ज्यादा अग्रेसिव होता जा रहा है। और दूसरी चीज ये गैस रिच है, तो गैस रिचेस को फायदा क्या हो रहा है? अब यूरोपियन कंट्रीज जो है वो रशिया से जो है गैस लेना कम कर रही हैं। उसका डायरेक्ट बेनिफिट जो है अजरबैजान को हो रहा है कि अजरबैजान से लोग खरीद रहे हैं। अब अजरबैजान से खरीद रहे हैं और साथ साथ में जो है गैसेस के प्राइस बढ़ रहे हैं, तो उससे जो है इसकी इकोनॉमी जो है वो बूस्ट हो रही है, ठीक है। अब ग्लोबली जो है ये बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है। अगर अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में वॉर हो जाती है तो उससे जो है एनर्जी क्राइसिस और ज्यादा डीपेन हो सकता है, प्राइसेस जो है एनर्जी के और ज्यादा बढ़ सकते हैं। इसलिए ये वर्ल्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये एरिया जो है डिस्टेबलाइज ना हो, ठीक है। दूसरी चीज, जो टर्की जो इतना सपोर्ट कर रहा है अजरबैजान को, एक तरफ यूक्रेन डिस्टेबलाइज हो चुका है, उसका बॉर्डरिंग नेशन है। दूसरी तरफ अगर इनके बीच में वॉर होती है और अजरबैजान और आर्मेनिया जो है ये भी डिस्टेबलाइज हो जाते हैं, तो दैट विल इम्पैक्ट टर्की ऑल्सो, बिकॉज ही इज द नेबरिंग स्टेट, ही विल बी फेसिंग द स्पिल ओवर इफेक्ट। चलिए, तो यहां का एक ही सॉल्यूशन है कि पीस मेंटेन की जाए इस एरिया में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जियो पॉलिटिक्स विदाउट जियो इकोनॉमिक्स, अ फूल्स एरेंड। इंडियाज करंट पॉलिसी ऑफ परस्यूइंग जियो पॉलिटिकल एंड्स विदाउट जियो इकोनॉमिक्स बालास्ट इज अ रिग्रेसिव स्टेप। चलिए इसको देख लेते हैं, ये बेसिकली क्यों लिखा है उन्होंने ये आर्टिकल। जो इंडिया है, इंडिया देखिए अभी रिसेंटली इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क हुआ था, उसमें जो आपका ट्रेड पिलर है उसको साइन करने से इंडिया ने मना कर दिया, ठीक है। और बाकी के जो 3 पिलर थे उसके, सप्लाई चेन, टैक्स एंड एंटी करप्शन प्लस क्लीन एनर्जी, उनको साइन किया है,
ठीक है। अब इसके मेंबर्स कौन कौन है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आप देख लीजिएगा खुद से दोबारा। ठीक है, ये जो है ये यूएस लेट फ्रेमवर्क है। ठीक है, सिमिलर सिचुएशन थी जब आरसीईपी जो था आपका रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, जो कहीं ना कहीं चाइना लेट था, उसको भी इंडिया ने 2 साल पहले साइन करने से मना कर दिया था, जो कि रिसेंटली जो है उसमें मतलब कि रेक्टिफाई हो चुका है। ठीक है, दोनों के मेंबर्स देख लीजिएगा, आईपीईएफ is led by US, RCEP is led by China। RCEP पे क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, इंडिया इज अ सिग्नेटरी और नॉट करके, ठीक है, प्रीलिम्स में, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसके आगे इन्होंने ना इंडिया की पॉलिसी को डिस्कस किया है कि इंडिया जो रीजनल जो एग्रीमेंट्स हैं, कि एक पूरे रीजन को लेकर के जो एग्रीमेंट्स होते हैं उनको साइन नहीं करता है। इंडिया इनिशियली जो मोदी 1.0 गवर्नमेंट थी उसमें कोई भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स को साइन करने के फेवर में नहीं था, लेकिन जो मोदी 2.0 गवर्नमेंट है, जब कोविड आ गया तो उसके बाद इन्होंने जो है इंडिविजुअल कंट्रीज से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने शुरू कर दिए। जैसे रिसेंटली हमने यूएई के साथ किया है, ठीक है, उसके बाद जो है हमने अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट किया ऑस्ट्रेलिया और यूके के साथ। इस तरीके से हम बाकी कई कंट्रीज के साथ इंडिविजुअल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स जो हैं वो कर रहे हैं, लेकिन हम रीजनल एग्रीमेंट्स में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं। ठीक है, अब देखिए इससे प्रॉब्लम क्या होगी। इंडिया अगर नहीं ज्वाइन करता है तो इससे क्या होगा, बूस्ट किसको मिलेगा, चाइना को, क्योंकि चाइना एक अपनी जियो इकोनॉमिक हेजिमोनी बना पाएगा एशिया के अंदर। दैट विल हैम्पर इंडिया प्रेजेंस। ठीक है, अब इंडिया का क्या फियर है, यहां पर सारा दिया हुआ है। इंडिया का ये फियर है कि इंडिया जो है अगर ट्रेड एग्रीमेंट्स में जाता है तो इससे इंडिया को लॉस होगा, क्योंकि चाइना जो है, चाइना को इन एग्रीमेंट से बढ़ावा मिलेगा। तो अब अगर इन चीजों को देखा जाए तो चाइना ऑलरेडी इंडिया में बहुत ज्यादा अंदर तक घुसा हुआ है, और चाइना जो है इकोनॉमिक ट्रेड अगर देखा जाए तो ऑलरेडी हम डेफिसिट में। ठीक है, और इवन दो वी हैड अ इशू, बॉर्डर इशू ड्यूरिंग एलएसी टू 2020 से हमारा इशू हुआ है, लेकिन फिर भी इंडिया और चाइना के बीच का ट्रेड जो वो बढ़ रहा है। तो इंडिया चाहे ना चाहे वो उस सिचुएशन को अवॉइड नहीं कर सकता है जहां पर चाइना की एक हेजीमोनी है। इंडिया बस एक काम कर सकता है कि डायरेक्टली फेस टू फेस टैकल करे इस सिचुएशन को। ठीक है, सेकेंडली यूएस कई सारे फोरम्स में, जैसे ये आईपीईएफ जो है ये फोरम हो गया, और कई सारी जगहों पे चाइना को डिकपल करने की कोशिश कर रहा है। तो इंडिया को जरूरत है कि उनमें पार्टिसिपेट करके सपोर्ट करे। ठीक है, इंडिया का देखिए चाइना के साथ जो है ट्रेड जो है वो नेसेसिटी है, विदाउट चाइना इंडिया कांट प्रॉस्पर। ठीक है, चाहे आप आपका नॉर्मल कंज्यूमर गुड्स हो, चाहे हेल्थ रिलेटेड गुड्स हो, चाहे मेडिसिन रिलेटेड गुड्स हो, हर जगह चाइना की प्रेजेंस इंडिया में आपको मिलेगी। ठीक है, तो ये जो रीजनल अग्रीमेंट्स हैं इन पे एंगेज करना इज अ मस्ट फॉर इंडिया, व्हाट द राइटर इज सेइंग। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है रीजनल मल्टीलेटरल एग्रीमेंट्स। ठीक है, देखिए टू इंटीग्रेट विथ रीजनल एंड ग्लोबल सप्लाई चेन, अगर आपको रीजनल और ग्लोबल सप्लाई चेन का पार्ट बनना है तो आपको ये जो रीजनल मल्टीलेटरल एग्रीमेंट्स हैं इनको साइन करना पड़ेगा। जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कंट्री टू कंट्री है, उससे आप जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उसका पार्ट नहीं बन सकते हैं। ठीक है, अगर जो ये सारी की सारी जो वो है क्या बोलते हैं, जहां पर यूएस जो है डिकपल करने की कोशिश कर रहा है चाइना को, वहां पर अगर आप देखेंगे, अब क्योंकि क्या हुआ, देखिए यहां पर नीचे लिखा हुआ है कि वी हैव नो ऑप्शन बट टू एड्रेस सम ऑफ द डीपर चैलेंजेस। अब हो क्या रहा था कि यूएस की जो स्ट्रेटेजी है टू डिकपल चाइना, उसकी वजह से कई सारी जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं यूएस की, उन्होंने चाइना को छोड़ करके दूसरे कंट्रीज में अपने ऑफिसेज और अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो बनाई हैं, लेकिन इसका फायदा जो है इंडिया को नहीं मिला। तो इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि दीज काइंड्स ऑफ रीजनल मल्टीलेटरल एग्रीमेंट्स को इंडिया साइन करे, जिससे कि जो चैलेंजेस हैं इंडिया के सिस्टम में उनमें रिफॉर्म्स आ सके। ठीक है, अब इंडिया जो है मैरीटाइम पे बहुत फोकस कर रहा है। ठीक है, अब मैरीटाइम में जो फोकस कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री फोकस नहीं हो सकता है, आपको उसको लिंक करना पड़ेगा इकोनॉमी के साथ, जो कि चाइना बहुत समय से करता आ रहा है। इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंडिया जो है ग्लोबल सप्लाई चेन का पार्ट बने। ठीक है, अब अगर इंडिया इस तरीके से एंगेजमेंट्स
नहीं करता रहता है और चाइना जो है वो एंगेजमेंट करता रहता है, तो ओवर द टाइम क्या होगा, इंडिया जो है इकोनॉमिकली आइसोलेट हो जाएगा लॉन्ग रन में। इसलिए जो रीजनल मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स है उनका पार्ट होना इंडिया के लिए जरूरी है। अब इंडिया को आगे क्या करना चाहिए? एक तो देखिए आईपीईएफ में इंडिया ने डायरेक्टली मना नहीं किया ट्रेड पिलर को साइन करने के लिए। एक्चुअली इशू क्या होगा था, देखिए यहाँ पर मेंशन नहीं, मैं बता दे रहा हूँ, हमने पहले पढ़ लिया है कि इंडिया जो है वो इसलिए शाई ऑफ कर रहा है क्योंकि जैसे फूड सिक्योरिटी को लेकर के हमारे यहाँ जो है पीडीएस चलता है, ठीक है, होर्डिंग ऑफ फूड जिसको ये कहते हैं, ठीक है, जो सब्सिडीज दे रहे हैं हम फार्मर्स को, इन चीजों के लिए क्लैरिटी नहीं थी अभी एग्रीमेंट में, इसलिए साइन नहीं किया है। और इंडिया ने ये कहा है कि हम रेगुलर एंगेज करते रहेंगे इसमें, और जब टाइम सही रहेगा हम साइन जरूर करेंगे इसे। तो आईपीएफ को साइन करें। दूसरी चीज देखिए, कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप फ्रॉम विच द यूएस वॉकड आउट, और चाइना जो है अभी इसका पार्ट बनना चाह रहा है लेकिन पार्ट नहीं है, तो इंडिया को इसका पार्ट जल्द से जल्द बन जाना चाहिए, ठीक है। तीसरी चीज, आरसीईपी में भी डिस्कस करके इंडिया को घुसना चाहिए, मतलब जहां पर चाइना पार्ट है वहां पर भी इंडिया रहे, और जहां चाइना पार्ट नहीं है वहां पर भी इंडिया जाए, ठीक है। जैसा कि हम प्रोएक्टिवली अदर ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हैं कि एक तरफ तो हम एससीओ का भी पार्ट है, दूसरी तरफ हम क्वाड का भी पार्ट है, ठीक है। दूसरी चीज यहां पर ये कह रहे हैं कि इंडिया को लॉबी करनी चाहिए कि यूएस लेड जो मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप है उसका भी पार्ट बने, टू गेट द सप्लाई चेन ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स, सिक्योर द सप्लाई चेन ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स, ठीक है। अब प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि चाइना का जो शेयर है वर्ल्ड में ट्रेड में वो 15% है, जबकि इंडिया का सिर्फ 2% है। अगर इन रीजनल मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स को साइन नहीं करेगा तो इंडिया और पीछे उतर जाएगा चाइना से, इसलिए हमें इनका पार्ट बनना जरूरी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट and the last part, the gender pay gap, hard truths and action needed. Asymmetries abound in India's labor market and closing the gap is key to achieving social justice for working women. देखिए यहाँ पर डिस्कशन क्या हो रहा है कि जो आपका कोविड-19 आया था उसके बाद से जो है जेंडर गैप जो है लेबर मार्केट में वो दोबारा से बढ़ने लगा है। क्या हुआ, देखिए जब कोविड-19 आया तो उसके बाद जो फीमेल थी उनकी जो एक फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि एल्डरली और बच्चों को संभालने की, वो बढ़ गई, तो उनके जॉब छूट गए। अब देखिए कोविड-19 से पहले की सिचुएशन पे बात करते हैं कि वुमेन अर्निंग का जो गैप था 1993 से 1994 जो है वो वुमेन जो थी 48% लेस अर्न कर रही थी कंपैरेटिवली। जब 2018-19 में ये जो गैप था वो कम हो गया, 28% हो गया, मतलब कि अब 18-19 में 28% लेस अर्न कर रही थी। लेकिन कोविड-19 के बाद ये जो 2021 है इसमें जो है दोबारा से ये बढ़ करके 35% हो गया, मतलब कि वुमेन अर्न 35% लेस देन मेल, ठीक है। ये किसका डेटा है? एनएसएसओ का डेटा है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का डेटा है, ठीक है। कोविड के बाद क्या हुआ, दोबारा से वेजेस जो है वुमेन की वो कम हो गई और मेल वेजेस जो है बढ़ गई, इसकी वजह से गैप बढ़ा है, ठीक है। अब देखिए इंटरनेशनल फ्रंट्स में क्या क्या हो रहा है टू रिड्यूस दिस जेंडर गैप। सबसे पहला जो यूएन ने कई फ्रंट्स पे जो एक्शन लिया है, आईएलओ का है इक्वल पे फॉर वर्क ऑफ इक्वल वैल्यू, ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है उनका, और कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन भी है इनका, ठीक है। इसके बाद देखिए इंडिया क्या क्या कर रहा है। इंडिया पहला काम जो है इनका मिनिमम वेज एक्ट लेकर के आया 1948 में, दूसरा इन्होंने लेकर के आया इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976, दोनों में फिर अमेंडमेंट भी लेकर के आया 2019 में, ठीक है। इसके बाद मनरेगा लेकर के आया। मनरेगा ने जो है रूरल वुमेन को बहुत ज्यादा हेल्प किया है, खास करके डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी। डायरेक्टली कैसे हेल्प किया है कि पे लेवल्स बढ़ गए वुमेन वर्कर्स के, ठीक है। दूसरी चीज क्या किया है कि वुमेन जो एग्रीकल्चर में जो थी उनकी प्राइसेस जो उनकी जो इनकम है उसको बढ़ाया है, क्योंकि मनरेगा कॉन्ट्रीब्यूटेड टू रैपिड राइज इन ओवरऑल रूरल एंड एग्रीकल्चरल वेजेस इन द कंट्री, क्योंकि ओवरऑल बढ़ा है तो ऑलरेडी वुमेन की वेजेस भी बढ़ गई, ठीक है। अब 2017 में देखिए अमेंडमेंट लेकर के आया मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट ऑफ 1961 में, ठीक है। इससे क्या हुआ कि जो आपका मैटरनिटी लीव है वो 12 वीक से बढ़ा करके 26 वीक्स कर दी गई है। कहां पर? जो भी कंपनी 10 से ज्यादा एम्प्लॉयज रखती हैं वहां पर ये बेनिफिट्स दिए जाएंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, मदरहुड पे गैप जो है वो कम होगा। देखिए यहां पर क्या है, जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस कौन कौन सी होती हैं। पहली क्या है, लोअर वेजेस पेड टू वुमेन फॉर वर्क ऑफ इक्वल वैल्यू, अंडर वैल्यूएशन ऑफ वुमेन्स वर्क इन हाईली फेमिनाइज्ड ऑक्यूपेशंस एंड एंटरप्राइजेस। इसके बाद क्या होता है, मदरहुड पे गैप, लोअर वेजेस फॉर मदर्स कंपेयर टू नॉन मदर्स। तो अब ये जो मैटरनिटी
लीव्स बढ़ाई गई हैं, इससे जो मदरहुड पे गैप है इसमें कमी आएगी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। स्किल इंडिया प्रोग्राम लेकर के आया है इंडिया, जिससे कि स्किलिंग हो रही है इवन वुमेन्स की। ठीक है, अब देखिए यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है, उसका जो गोल 8 है, वो क्या बात कर रहा है, इक्वल पे फॉर इक्वल वैल्यू बाय 2030। ठीक है, इसके अगेंस्ट में जो है इक्वल पे इंटरनेशनल कोलिशन बनाया गया है, जो कि 2017 में आया था, विच इज लेड बाय आईएलओ, यूएन वुमेन एंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, मतलब ओईसीडी, यूएन वुमेन, आईएलओ और ओईसीडी ने मिलकर के जो है इक्वल पे इंटरनेशनल कोएलिशन बनाया 2017 में टू अचीव दिस गोल 8। ठीक है, आज के न्यूज़पेपर में बस इतना इंपॉर्टेंट है। चलिए फ्रेंड्स, कल फिर मिलेंगे। हैप्पी लर्निंग, गुड डे।